में मुझे आने का मौका मिला है। मैं सबसे पहले तो यहाँ के मंडल और जिला कमेटी के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं भाई पटेल साहब, सुनील पटेल जी, राजेश गौतम जी, रविकांत जी, विजय आजाद जी, कुलदीप पटेल जी, लक्ष्मी पटेल जी, अशुथामा जी, संदीप सोनकर जी, विनय सागर जी, प्रदेश की कमेटी के अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ जी और विधानसभा जिले मंडल के तमाम पदाधिकारियों को बधाई देता हूं कि उनकी मेहनत से आज का आपका कार्यक्रम सफल होने के लिए जा रहा है। मैं अपने युवा मोर्चा के साथियों का, मिशन 78 के साथियों का, अधिवक्ता सेल के साथियों का, किसान संगठन के साथियों का, भाईचारा कमेटी के साथियों का भी धन्यवाद देता हूं। ये बात सच है कि यहां गर्मी बहुत है, लेकिन ये भी करवा सकते हैं कि बाहर भी पैर रखने की जगह नहीं है। जब आप निकलोगे आप देख लोगे। और अभी तो छोटे छोटे साधनों से आपको अपने बड़े बड़े लक्ष्य साधने हैं। तो इस गर्मी से, कुर्सी की कमी से, जगह की कमी से हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। इस तरह की तमाम परीक्षाओं से गुजरकर आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन खुद भी प्राप्त करना है और अपने जैसे बहुसंख्यक लोगों तक भी पहुंचाना। प्यारे भाइयों, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले समय समय पे दुनिया में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को भी नमन करता हूं। महामानव तथागत बुद्ध से लेकर जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु घासीदास, सामाजिक परिवर्तन के महान योद्धा और शिक्षा के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, आरक्षण के जनक और सामाजिक न्याय के पुरोधा छत्रपति साहू जी महाराज, देश को एक सूत्र में पिरोने वाले भारतीय संविधान के निर्माता, करोड़ों नारियों के मुक्तिदाता, शोषितों वंचितों के महानायक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं महान सम्राट अशोक जी को और मैं नमन करता हूं जिन महानायक की मूर्ति पर आज मैं माल्यार्पण करके यहां पहुंचा हूं। बटे हुए भारत को मोतियों की तरह पिरोने वाले और वास्तविकता में प्रधानमंत्री पद के सबसे मजबूत उम्मीदवार जिनको नकारा गया व्यवस्था के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी नमन करता हूं। हालांकि मेरी शिकायत ये रहेगी कि जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो लौह पुरुष है, जहां स्टैचू लगी है, तो मैं मीडिया के साथियों को जरूर कहूंगा कि एक बार जाके उस स्टैचू के आसपास का माहौल आप जरूर देखना, तो आपको पता लगेगा कि जिनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां चाइना से डिपोर्ट करके लाके गुजरात में लगाई जाती है, जब उन महापुरुष की मूर्ति यहां लगी है जो 2020 की लगी हुई है, उस मूर्ति के आसपास ईंटें, अड्डे, रेत,
डारा, बजरी, आप जूते पहने बगैर वहां घुस भी नहीं सकते। इस तरह की व्यवस्था यहां महापुरुषों का अपमान के जिले में हो रहा है। इस बात को भी मीडिया के साथियों को जरूर उठाना चाहिए। हालांकि मुझे विश्वास है कि जिस मांग को मैं उठाता हूं और कोई काम बाद में करना पड़े, उस मांग की तरफ पहले ध्यान देना पड़ता है। सरकार की आजकल देख रेख हमसे ज्यादा कोई नहीं कर रहा है कि सरकार गलत क्या कर रही है, और सही जिस दिन करेगी उस दिन भी आपको बता देंगे। अभी तो सही नहीं कर रहे। प्यारे साथियों, मैं महामना रामचंद्र वर्मा जी को भी याद करता हूं, मैं चौधरी महाराज सिंह भारती जी को भी, मैं प्यारेलाल यादव जी को भी, ईवी प्रजा रामानायकर स्वामी जी को भी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को भी, जननायक कपूरी ठाकुर जी को भी, मां फातिमा शेख जी को भी, मां मंतिकाबाई लोधी जी को भी, मां झलकारी बाई कोरी जी को भी, मैं तमाम उन वीरांगनाओं को, जिनमें मां फूलन देवी भी है, नमन करता हूं, जिन्होंने अपने साहस, अपने पराक्रम से लोगों को रास्ता दिखाने का काम किया। मैं बाबू श्री व्यास जोशिया जी को, संत रामप्रिय प्रजापति जी को, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी को और मान्यवर साहब श्री काशीराम अपने गुरु और भगवान बिरसा मुंडा जी को भी याद करता हूं। प्यारे साथियों, मैं इन महापुरुषों का जिक्र बार बार इसलिए करता हूं कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं और वर्तमान की जो नौजवान नेतृत्व है, जब तक वो अपने महापुरुषों को पढ़ेगा नहीं, अपने महापुरुषों को जानेगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो अपने महापुरुषों के रास्ते पे चल सकता है। अपने महापुरुषों के रास्ते पर चलने के लिए उनको अपने महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उनके संघर्ष को समझना पड़ेगा और उनके दिखाए रास्ते पे चलना पड़ेगा, तभी जाके आंदोलन सफल हो सकते। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। प्यारे साथियों, ये जो प्रमुखजन सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं और आज ये 13वां प्रमुखजन सम्मेलन है, तो मिर्जापुर मंडल के साथियों को और यहाँ के पत्रकार बंधुओं को ये जानना चाहिए कि इस कार्यक्रम का नाम प्रमुखजन सम्मेलन क्यों। सम्मानित बंधुओं, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, गौर करो, इस प्रदेश में और देश में पहले भी प्रमुखजन सम्मेलन होते थे, लेकिन उन प्रमुखजन सम्मेलन में एक ही जाति के लोग वक्ता होते थे, एक ही जाति के लोग अतिथि होते थे और बाकी सब लोगों को उनकी बात को सुनने के लिए सामने बिठाया जाता। ये माना जाता था, समझा जाता था कि एक ही जाति के लोग प्रभु हैं, लेकिन भगवान बुद्ध को मानने वाले, जगत गुरु रविदास जी को मानने वाले और संतों, गुरुओं, महान पुरुषों को मानने वाले हम जैसे अम्बेडकरवादी जब संघी ये मानते हैं, न्यायवादी हम ये मानते हैं कि जब से बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू हुआ है, तो इस वंचित समाज में भी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज, प्रोफेसर, चिकित्सक, पत्रकार, तमाम लोग पैदा हुए, तमाम लोग तैयार हुए हैं और उनकी बदौलत प्रदेश और देश तरक्की के रास्ते पर चल रहा है। आज इस देश के चीफ जस्टिस शेड्यूल कास्ट से आते हैं। आज इस देश की राष्ट्रपति, महामहिम हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, वो आदिवासी समुदाय से आती है। आज इस देश के प्रधानमंत्री जो तीसरी बार जिनको सत्ता मिली है, वो खुद से कहते हैं कि मैं पिछले वर्ष से आता हूं। तो जिस समाज में प्रधानमंत्री हो, जिस समाज से मुख्यमंत्री हो, जिस समाज से राष्ट्रपति हो, जिस समाज से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो, वो समाज प्रबुद्धन समाज क्यों नहीं हो सकता, ये हमें सोचना चाहिए। और जब मैं देखता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जिस समाज में 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 वकील तैयार हो जाएंगे, उस समाज के हक अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता है, उस समाज के हक अधिकारों को लूट नहीं सकता है। तो मैं मानता हूं कि हमारे लोगों में भी
आज लाखों जन तैयार हो गए हैं। बस वो प्रबुद्ध लोग अपनी जिम्मेदारी को समझ लें। जिस तरह उन्होंने 78 में पुलिस के साथी, जुडिशरी के साथी, वकील साथी, प्रोफेसर साथी जो रिटायरमेंट होने के बाद घर में बैठ गए हैं, तो एक सोचते हैं कि भाई अब हमें कुछ नहीं करना है। पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, जो जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि समाज के हाशिए पे जो तबका है उसको साथ लेके चले, आज उन्हीं को जगाने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन किए जा रहे हैं। तो चलिए कहते हैं कि एक ही जाति के लोग प्रबुद्ध हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते मेरे भाइयों, वो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। मनुस्मृति भी यही बात कहती है और ये दल भी यही बात कहते हैं। अगर कोई समानता की, न्याय की, भाईचारे की और एकता की बात करता है तो वो दल आजाद समाज पार्टी का श्रीराम है। इसके मत पे आप यहां से यहां आगे देखोगे तो आपको शेड्यूल कास्ट के लोग भी मिलेंगे, शेड्यूल ट्राइब के लोग भी मिलेंगे, बैकवर्ड के लोग भी मिलेंगे, मुस्लिम भाई भी मिलेंगे, सिख भाई भी मिलेंगे। और आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले 5 साल में आजाद समाज पार्टी ने एक ऐसा आंदोलन उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ा किया है कि लोकसभा में हम 2 सीटों पे लड़े थे। 2 सीटों पे, एक सीट जो पश्चिम में लड़ा आजाद समाज पार्टी का ये कार्यकर्ता, और दूसरी सीट जो हम डुमरिया में सिद्धार्थनगर में नेपाल बॉर्डर पे आकर लड़े थे। क्योंकि मीडिया ये कहता है, मीडिया का काम है अपने मालिकों के नारे पे हमारे दल की बुराई करना, हमारे दल को छोटा दिखाना, उसका उपहास उड़ाना। तो मीडिया कहता है कि आजाद समाज पार्टी पश्चिम का दल है, पश्चिम में इसकी जड़ें मजबूत हैं, इसलिए हम दूसरा चुनाव जब लड़े लोकसभा का, दूसरी सीट पर डुमरियागंज में जाके, तो एक सीट पे हमें 5 लाख से ज्यादा वोट मिले और आपका ये कार्यकर्ता लोकसभा पहुंचा। और दूसरी तरफ डुमरियागंज में 80,000 से ज्यादा मत लेके हमारी पार्टी का प्रत्याशी तीसरे नंबर पर पहुंचा और राष्ट्रीय पार्टी के लोग चौथे 5वें नंबर पर पहुंचे। प्यारे साथियों, ये जंगल में जो मंगल हुआ है ये इन बहादुर नौजवानों की मेहनत से हुआ है, इनके संघर्ष से हुआ। प्यारे भाइयों, मुझे बहुत सारी बातें कहनी है, लेकिन सबसे पहली बात आपके लिए जिम्मेदारी के तौर पे ये कह रहा हूं कि साथियों, जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, हर तीसरा आदमी कहता था कि चंद्रशेखर के साथ नौजवान लोग हैं, युवा लोग हैं। ये कह के पता नहीं वो क्या साबित करना चाहते थे। या तो वो ये कहना चाहते थे कि युवा कमजोर होता है, या वो ये कहना चाहते थे कि युवा गैर जिम्मेदार होता है, क्या वो ये कहना चाहते थे कि युवा कुछ कर नहीं सकता है। आज मैं उनको कहना चाहता हूं, इन्हीं युवाओं के बदौलत और समाज के उस मजबूर संघर्षशील तबका जो उम्र में तो 50 के करीब पहुंच गया, 60 के करीब पहुंच चुका, लेकिन महापुरुषों के मिशन को चलाने के लिए उनका दिल युवा वाला है। इन तमाम साथियों के बदौलत बड़े बड़े पैसे वाले, पावर वाले, बड़े बड़े काम वाले दलों को पटखनी देते हुए आजाद समाज पार्टी ने अपना लोहा मनवाने का काम। प्यारे भाइयों, मैं आज आपको जिम्मेदारी देने के लिए मिर्जापुर पहुंचा, लेकिन जो बात मैंने युवाओं से शुरू की है, मैं उसको और आगे बढ़ाता हूं। युवा वो है जो सपने देखता है, युवा वो है जिसके संघर्ष का कोई मुकाबला नहीं, युवा वो है जो आंधी तूफान से नहीं डरता है, युवा वो है जो हवाओं का रुख मोड़ देता है, युवा वो है जिसको रोका नहीं जा सकता है, युवा वो है सरदार करतार सिंह सराभा जिन्होंने 19 साल की उम्र में देश के लिए बलिदान दिया। युवा शहीद आजम भगत सिंह भी थे जो 23 साल के थे, हंसते हंसते फांसी के बंदे को चूम गए। युवा वीर अब्दुल हमीद भी थे और युवा शहीद शिरोमणि उधम सिंह भी थे
जिन्होंने जनरल ओडवार को जाके लंदन में गोलियों से छन्नी करने के लिए छन्नी करके अपने लोग के स्वाभिमान सम्मान का बदला लेने का काम। युवा गैर जिम्मेदार नहीं होता साथियों, कभी गैर जिम्मेदार नहीं होता। भारत में तो 18 साल का युवा वोट देंगे। ये भारत एक ऐसा देश है प्यारे भाइयों बहनों, जहां 50% से ज्यादा आबादी युवाओं की है। युवा 50% से ज्यादा आबादी, यानी कि 50% युवा है जो वोट डालता है। प्रधानमंत्री चुनता है, मुख्यमंत्री चुनता है, विधायक चुनता है, सांसद चुनता है, गांव का प्रधान चुनता है, जिला पंचायत का अध्यक्ष चुनता है, जिला पंचायत सदस्य चुनता है, चेयरमैन चुनता है, मेयर चुनता है। ये युवा देश है और युवाओं की इस तरह की मजाक उड़ाने वालों को 24 में सबक सिखाया मेरे युवा भाइयों ने, और आने वाले तीसरे पंचायत चुनाव में भी सबक सिखाएंगे मेरे युवाओं को। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ना ताली बजाना ना नारा लगाना, बस मेरी बात पे गौर करना। मैं मानता हूं पसीना टपक रहा, बिल्कुल टपक रहा, ये छिपा हुआ नहीं है किससे। लेकिन बस एक बार अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, जब ये अन्याय गुंडागर्दी की लाठी हमारे घर तक पहुंचती, जब ये जुल्म जाति की लाठी हमारे घर तक, हमारी बहनों की अस्मतों तक पहुंचती है, वो आंसू खतरनाक होते, तकलीफ दे होते हैं, या ये पसीना तकलीफ दे? बताओ, वो आंसू ज्यादा दर्द देते हैं या ये पसीना तकलीफ देना? जरा जोर से एक बात मुझे बता दें। तो वो आंसू आपकी आंखों में ना आए तो आज को तकलीफ उठानी पड़ेगी। तैयार हो? तैयार हो? बताओ। याद करो, खेती किसानी करने वाले परिवारों से जुड़े लोग, किसान जब खेती अपने खेत को जोतने का काम करता है तो पसीना बहता, वही पसीना मिट्टी में, धरती में मिलता है, वो आपका पसीना किसानों का, मजदूरों का, और जब वो मिट्टी में मिलता है तभी फसल पैदा होती है। अगर ये पसीना नहीं बहेगा तो फसल नहीं तैयार होगी, और फसल नहीं तैयार होगी तो आने वाली नस्लों को भूखा मरने के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। मेरे भाइयों, प्यारे साथियों, प्रबुद्धजन सम्मेलन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रबुद्धजन सम्मेलन के जरिए किन विषयों को हम लोग उठाने का काम कर रहे हैं। ये प्रबुद्धजन सम्मेलन सहारनपुर से शुरू हुआ, हापुड़ में हुआ, गाजीपुर में हुआ, आगरा पहुंचा, लखनऊ पहुंचा, झांसी पर हुआ, मऊ में पहुंचा, बहराइच हुआ, आज आपके यहां है। ये 13वां सम्मेलन है और इसके बाद 5 सम्मेलन बाकी। इस बीच में लास्ट सम्मेलन हम लोग गोरखपुर में करके आए थे। गोरखपुर में शानदार सम्मेलन हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने प्रतिभाग किया। 2 दिन तक बारिश होती रही, मन में एक भाव थे, तकलीफ की ख्याल था कि 2 दिन की बारिश के बाद लोग आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे। और मैं दिल से बधाई देता हूं कि वहां भी हॉल छोटा पड़ा था और यहां भी हॉल छोटा। ये वो लोग हैं जो जिनको ना पैसा दिया गया, ना मिठाई दी गई, ना गाड़ी करके दी गई, जिन्होंने अपने पेट को काट काट के एक पैसा जोड़ के जिन्होंने ये सम्मेलन कराया और यहां तक पहुंचकर मुझे हिम्मत देने का काम किया, इसलिए मैं पुनः आपसे बधाई देता हूं। प्यारे साथियों, गोरखपुर के बाद आज अब आपके जिले में जो मांगे हमने उठाई थी, उनमें महत्वपूर्ण मांग ये थी कि मंडल कमीशन की सिफारिशें जो बाकी सिफारिशें वो लागू होनी थी। मंडल कमीशन जब आया था उसकी 2 सिफारिशें लागू हुई थी, अभी 38 सिफारिश बाकी। क्या आप चाहते हो मंडल कमीशन की सिफारिश लागू हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, चाहते हो नहीं चाहते हो? जरा एक बार गौर से सुन लो, मंडल कमीशन की सिफारिश लागू होगी तो पिछड़े वर्ग के भाइयों को के अधिकार मिलेंगे। आप चाहते हैं पिछड़े वर्ग के भाइयों को उनके अधिकार मिले? जोर से बताओ।
बहुत अच्छी बात है। हमारी मांग ये भी थी कि जातिगत गणना होनी चाहिए। इस बात पर गौर करना कि जातिगत गणना होनी चाहिए। जब हमने मांग उठाई तो जातिगत गणना की मांग को सरकार ने मान लिया। 5वें सम्मेलन के बाद कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं चल रहा था जातिगत जनगणना पे, लेकिन मान लिया।